अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एससीजी इनसाइट्स। आज हम CS 601 लास्ट लेक्चर करेंगे जिसके अंदर टॉपिक 214 टू 220 तक के तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाएगा। फाइनली स्टूडेंट हमने अपना सिलेबस कवर कर लेना है। आज वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिसको यूज़ करते हुए आप मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट मैंने ये जो सोर्सेज आपको प्रोवाइड किए हैं, अगर इन सोर्सेज को, वीडियोस को, लेक्चर्स को अगर आप वॉच करते हैं तो कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि उसका 4 CGPA नहीं आया। बहुत अमेजिंग है ये तमाम सोर्सेज। ये देखें, यहाँ पर आपको मेरी बनाई हुई बुक भी अवेलेबल है, प्लस स्टूडेंट आपके LMS वाले इंस्ट्रक्टर जो आपको पढ़ाते हैं वो बुक भी मैंने आपको अवेलेबल की है। ये देखिए, हाईलाइटेड है, एक एक पॉइंट इसके अंदर कवर किया गया है। और प्लस ये एग्ज़ाम पोर्टल स्टूडेंट, ये बेस्ट सोर्सेज हैं आपके, आप इनको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें और ये टोटली फ्री भी हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। टॉपिक 14 है हमारे पास हब। अ हब इज़ अ डिवाइस दैट ऑपरेट ओनली इन फिजिकल लेयर। हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा हब को पढ़ा था। तो हमारा हब एक ऐसी डिवाइस है जो फिजिकल लेयर पर काम करता है। सिग्नल दैट कैरी इन्फॉर्मेशन विद इन नेटवर्क कैन ट्रेवल इन अ फिक्स्ड डिस्टेंस। एक फिक्स्ड डिस्टेंस तक हमारे सिग्नल्स काम कर सकते हैं और ये सिग्नल को हमेशा रीजनरेट करता है। स्टूडेंट, हमारे करप्टेड सिग्नल्स को ये ठीक नहीं करता बल्कि अगेन उसे रीजनरेट कर देता है ताकि डेटा ज़ाया ना हो। लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा सेंस नहीं होती क्योंकि ये डेटा को स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की बजाय डेटा को हर कंप्यूटर के पास भेज देता है। इसी वजह से स्टूडेंट हमारा ये जो हब होता है इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता। अब हम देख लेते हैं इसकी खसूसियत क्या होती हैं। बिफोर अटेनुएशन इंडेंजर द इंटेग्रिटी ऑफ डेटा। ये देखें, ये जो अटेनुएशन को अवॉइड तो करता है लेकिन डेटा की इंटेग्रिटी को ये थोड़ा सा डैमेज कर देता है। आर रिपीटर रिसीव अ सिग्नल। रिपीटर सिग्नल को रिसीव करता है बिफोर इट बिकम्स टू वीक, इससे पहले कि वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाए या करप्ट हो जाए। रीजनरेट एंड री टाइम्स, उसे रीजनरेट कर देता है, री टाइम कर देता है, किसमें? ओरिजिनल बिट पैटर्न में। ठीक है, न्यू नहीं बनाता बल्कि उसी फॉर्मेट के अंदर ही उसे रीजनरेट कर देता है। द रिपीटर देन सेंड द रिफ्रेश सिग्नल। देन वो क्या करता है? रिफ्रेश सिग्नल को सेंड कर देता है। पास्ट में क्या होता था स्टूडेंट? पास्ट में हमारे जो ईथर लैन थे उसके अंदर हम यूज़ कर रहे होते थे अपने हब को, और इसके अंदर क्या होता था? अ रिपीटर वाज यूज टू कनेक्ट टू सेगमेंट्स ऑफ लैन टू ओवरकम द लेंथ रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द कोएक्सियल केबल। ये MCQs आपके पेपर में आता है कि हम ओल्ड ईथर लैन के अंदर किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते थे। तो हम बस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते थे। और रिपीटर का क्या काम होता था? रिपीटर का काम होता था कि हमारी लेंथ की जो हमारी कोएक्सियल केबल की लेंथ की रिस्ट्रिक्शंस है उसको ओवरकम कर सकें। जैसे कि अब आपको पता है कि हम आजकल हम ईथर लैन के अंदर स्टार टोपोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। तो स्टार टोपोलॉजी के अंदर हमारा हब क्या करता है? अ रिपीटर स्टूडेंट, हम रिपीटर को हब भी कहते हैं। अ रिपीटर इज़ अ मल्टी पोर्ट डिवाइस, एक मल्टी पोर्ट डिवाइस है, ऑफ्टन कॉल्ड हब। हब भी कहलाता है। डेट कैन बी यूज टू सर्व एज कनेक्टिंग पॉइंट। ये काम करता है कनेक्टिंग पॉइंट के तौर पर एंड एट द सेम टाइम फंक्शंस एज अ रिपीटर। ये कनेक्टिंग पॉइंट्स का काम भी करता है और इसी वक्त पर ये क्या करता है? रिपीटर का काम भी करता है। स्टूडेंट, ये जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है ये आपकी जो एग्जाम्पल दी हुई है, डायग्राम बनी हुई है, उसकी डिस्क्रिप्शन है। हम फर्दर इसको देख लेते हैं। ये देखें स्टूडेंट, ऊपर जो हमने तमाम डेटा पढ़ा है वो इस डायग्राम की डिस्क्रिप्शन थी। तो इसके अंदर होता क्या है? बेसिकली हमारा कंप्यूटर A कंप्यूटर B को पैगाम भेज रहा है। हब इस पैगाम को तमाम कंप्यूटर B C D को भेज देता है। कंप्यूटर जो B होता है वो तो पैगाम को रख लेता है लेकिन जो बाकी कंप्यूटर्स होते हैं वो उसे वेस्ट कर देते हैं। इसे हम ब्रॉडकास्टिंग भी कहते हैं। क्योंकि स्टूडेंट हमारा जो हब है वो इतने इंटेलिजेंट नहीं है, तो ये हमारा ड्रॉबैक है। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाती हूँ। ये देखें स्टूडेंट, कुछ इस तरह से ये वर्क करता है। हमारे पास एक पैकेट आता है, जैसे ही हमारे हब के पास आता है हब सबको भिजवा देता है। ये देखें, हब ने सबको सेंड किया लेकिन रखा किसने? हमारे एक कंप्यूटर ने, क्योंकि बाकी का तो कोई काम ही नहीं था। और आपको पता है ना, हब इतना समझदार ही नहीं है कि वो सिर्फ उसी को पैगाम भेज सके। तो यहाँ से आप इस कॉन्सेप्ट को भी विजुलाइज कर सकते हैं। अगेन आप ये वीडियो देखिए। अब देखिए स्टूडेंट, जब ये प्रॉब्लम आई तो ये प्रॉब्लम आते ही साइंटिस्ट ने सोचा ये तो गलत है, हमें किसी ऐसे स्विच की ज़रूरत है जो प्राइवेसी का ख्याल भी रखे और हमारे पाथ को भी कम कर दे। जाहिर सी बात है, जब हर एक के पास डेटा जाएगा तो हमारी बैंडविड्थ ज़्यादा यूज़ होगी। तो स्टूडेंट, हमें फैसिलिटेट किया लिंक
लेयर स्विच ने ये स्विचिंग टेबल को इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर के एड्रेस तक पहुंचाता है। और किसको यूज़ करता है स्टूडेंट? ये हमारे मैक एड्रेस को यूज़ करता है। इसी तरह ये डेटा को सिर्फ उसी कंप्यूटर तक भेजता है जहां इसे जाना चाहिए, ना कि हर एक की तरफ। तो स्टूडेंट हमारा लिंक लेयर एक ऐसा स्विच है जो हमें हमारे मकसद में कामयाब करता है। यहाँ पर इसकी तमाम डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है। अ लिंक लेयर स्विच ऑपरेट इन बोथ फिजिकल एंड डेटा। लिंक लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा हब सिर्फ फिजिकल में काम कर रहा था, लेकिन लिंक लेयर दोनों में काम कर रहा है। एक फिजिकल लेयर डिवाइस क्या करती है? रीजनरेट करती है सिग्नल को जिसको वो रिसीव करती है। एज अ लिंक लेयर डिवाइस, जो लिंक लेयर डिवाइस होती है वो क्या करती है? स्विच कैन चेक द मैक एड्रेस। लिंक लेयर करती है मैक लेयर की एड्रेस को चेक जो उस फ्रेम के अंदर होता है। तो यहाँ पर आपकी लिंक लेयर और फिजिकल लेयर की वर्किंग भी बता दी गई है। स्विच वर्सेस हब, अब हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। तो डिफरेंस यही था स्टूडेंट, द डिफरेंस इन फंक्शनैलिटी बिटवीन लिंक लेयर स्विच एंड हब। लिंक लेयर स्विच हैज़ फिल्टरिंग कैपेबिलिटी। हमारी जो लिंक लेयर होती है उसके अंदर फिल्टरिंग कैपेबिलिटी होती है। ये भी आपका एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। इट कैन चेक, ये चेक कर सकती है द डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ द फ्रेम एंड कैन डिसाइड फ्रॉम विच आउटगोइंग पोर्ट द फ्रेम शुड बी सेंड। यानी कि इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो देख सके कि एड्रेस कहाँ से आया है और कहाँ पर इसने जाना है। तो नेक्स्ट ये भी स्टूडेंट आपकी जो डायग्राम है उसी की डिस्क्रिप्शन है, आप इसे अपने पीडीएफ के अंदर से देख सकते हैं। आप यहाँ पर स्टूडेंट हम आ जाते हैं। यहाँ पर आपको ऊपर तो तमाम इसका उर्दू कॉन्सेप्ट ही है। यहाँ पर रोज़मर्रा की आसान मिसाल में आप देखेंगे कि हब एक ऐसा लाउड स्पीकर की तरह है जिसमें ऐलान किया जाए कि अली का ख़त आ गया है तो पूरा मोहल्ला सुन लेगा, लेकिन ख़त तो सिर्फ अली का है, ये शोर पैदा करता है और इसमें प्राइवेसी नहीं है। और इसी तरह अगर हम लिंक लेयर स्विच की बात करें तो क्या होता है कि डाकिया अली के घर जाकर उसे ख़त दे देता है, सिंपल। अब ये देखिए यहाँ पर कुछ इसके अहम पॉइंट्स हैं, आप इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने टॉपिक नंबर 115 पर, लूप प्रॉब्लम स्विच। स्टूडेंट हमने ये तो पढ़ लिया था कि जो हमारा लिंक लेयर स्विच होता है, बाय द वे इसे हम लर्निंग स्विच भी कहते हैं, अपना टेबल खुद बनाता है और अपने आने वाले एड्रेस को देखता है और उस नेटवर्क को बेहतर बनाते हुए उसकी स्पेसिफाइड जगह पर पहुंचा देता है। लेकिन स्टूडेंट इसके अंदर एक लूप का मसला बन सकता है। अब ये लूप का मसला क्या होता है? लूप तब बनता है जब दो स्विचेस एक ही जैसे नेटवर्क्स को जोड़ रहे हों। कब मसला बनता है? जब दो स्विचेस एक ही तरह के नेटवर्क्स को जोड़ रहे हों। और इसके साथ क्या होता है कि अगर स्विच को मालूम ही ना हो कि डेटा कहाँ भेजना है तो वो उसे बार बार उसी की तरफ भेजता रहेगा, जिससे हमारा जो डेटा है वो गोल दायरे के अंदर फंस जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें, ट्रांसपेरेंट स्विचेस वर्क फाइन एज लॉन्ग देयर आर नो रिडंडेंट स्विच इन अ सिस्टम। ये तब तक काम करते हैं जब तक हमारा कोई भी रिडंडेंट स्विच इसके अंदर ना हो। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जो हमारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हाउएवर लाइक हैव टू रिडंडेंट स्विच, अगर हमारे रिडंडेंट स्विच आ जाएं। अब रिडंडेंट स्विच क्या होते हैं? यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन भी देख लें। मोर देन वन स्विच बिटवीन अ पेयर ऑफ द लैन। एक जैसे जो स्विचेस होते हैं वो जब अटैच होते हैं, इफ़ स्विच फेल्स, अगर स्विच फेल हो जाए अनदर स्विच टेक ओवर, जो हमारा दूसरा स्विच होता है वो जिम्मेदारी संभाल लेता है अंटिल द फेल्ड वन इज़ रिपेयर्ड और रिप्लेस। तो जब तक कि हमारा पहले वाला ठीक ना हो जाए तब तक हमारा दूसरा काम करता रहता है। रिडंडेंसी कैन क्रिएट अ लूप इन अ सिस्टम। यही रिडंडेंसी हमारे सिस्टम के अंदर एक लूप वाली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, विच इज़ वेरी अनडिज़ायरेबल, जो बहुत ही अनडिज़ायरेबल होती है। लूप कैन बी क्रिएटेड ओनली व्हेन 2 और मोर ब्रॉडकास्ट। देखें कब बनता है, मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया है, जब एक या एक से ज़्यादा ब्रॉडकास्ट एक ही स्विच के थ्रू अपनी ब्रॉडकास्टिंग कर रही हूँ। अब स्टूडेंट नीचे आपको फिगर दी गई है, उसी का ये आपको कॉन्सेप्ट समझाया गया है। स्टूडेंट अगर आप ये तमाम इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। हम यहाँ से पढ़ते हैं। द प्रोसेस नो डैट स्विच आर आल्सो रिपीटेड एंड रीजनरेट फ्रेम। यहाँ पर देखिए हमारी जो स्विचेस हैं वो अपने फ्रेम्स को भी बना रहे हैं और उसे रीजनरेट भी कर रहे हैं। सो इन ईच आइट्रेशन देयर आर न्यूली जनरेटेड फ्रेश कॉपी ऑफ द फ्रेम। तो हर बार क्या होता है, फ्रेश कॉपी ही हमारे पास आती है। तो अब हम देख लेते हैं डेली लाइफ की एग्जाम्पल के अंदर। स्टूडेंट ज़रा इस डायग्राम को देखिए। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब कंप्यूटर ए पैगाम भेजता है तो दोनों स्विच आगे से क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों का ही वो पैगाम नहीं होता। ये होता किस लिए है? क्योंकि दोनों के पास ही मंजिल का पता नहीं है। फिर वो पैगाम वापस दूसरे के पास जाता है और दूसरा फिर उसे पहले के पास भेज देता है। तो इससे क्या हो जाता है, हमारा एक लूप हो जाता है और हम एक अनडिफाइंड चक्कर के अंदर फंस जाते हैं। ये देखें स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा भी है इनफिनिट लूप के अंदर हम यहाँ पर फंस जाते हैं। अब डेली लाइफ की एग्जाम्पल अगर देखें, फ़र्ज़ करें अली और बिलाल ने जाहद को एक ख़त भेजना था।
अली को पता ही नहीं है कि ज़ाहद कहाँ रहता है। इसने वो ख़त बिलाल को भेजा, बिलाल को भी नहीं पता कि अली कहाँ रहता है, तो क्या ज़ाहद कहाँ रहता है। तो क्या होगा स्टूडेंट, अली वापस ख़त भेज देगा बिलाल को, बिलाल फिर अली को, अगेन यही काम चलता रहेगा और ख़त कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये होती है लूप प्रॉब्लम। आई होप सो स्टूडेंट आप इसको समझ गए होंगे। यहाँ पर भी आपको एक एग्जांपल दी हुई है, ये देखें यहाँ पर स्टूडेंट ये तमाम चीज़ें आपको कवर करवा दी गई हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा टॉपिक है स्पिनिंग ट्री एल्गोरिदम। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपने इसे अच्छे तरीके से देखना है टू सॉल्व द लूपिंग प्रॉब्लम। अब देखें जो लूपिंग प्रॉब्लम आई थी उसको किसने आके सॉल्व किया, हमारे स्पिनिंग ट्री प्रॉब्लम में। द IEEE specification require the switch use a spinning tree algorithm to create a loop less topology। तो हमारा IEEE स्पेसिफिकेशन हमारी रिक्वायर होती हैं कि हम स्पिनिंग ट्री एल्गोरिदम को क्रिएट कर सकें हमारे स्विचेस को यूज़ करते हुए, जिसके अंदर हमारा लूप इस तरह से बने कि उसके अंदर लेस टोपोलॉजी हो। इन ग्राफ थ्योरी के अंदर, अच्छा स्टूडेंट ये MTH202 का सारा कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मैथ भाई आती कहाँ है, क्यों हमें पढ़ाई जाती है। तो स्टूडेंट आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी फील्ड नहीं आएगी, कोई ऐसा मामला नहीं आएगा जहाँ पर मैथ ना हो। हमारी मैम कहा करती थी कि मैथ इज़ अ किंग ऑफ साइंसेस। तो देखें कहाँ डेटा कम्युनिकेशन, और यहाँ पर भी आके हमारे स्पिनिंग ट्री एल्गोरिदम आ गया है। इन ग्राफ थ्योरी मेरा तो ये टॉपिक बहुत फेवरेट है। ग्राफ थ्योरी में क्या होता है, अ स्पिनिंग ट्री इज़ अ ग्राफ इन विच देयर इज़ नो लूप। एक स्पिनिंग ट्री हमारा एक ऐसा ग्राफ होता है जिसके अंदर कोई भी लूप नहीं होता। इन स्विच्ड लैन इट मीन्स क्रिएटिंग अ टोपोलॉजी इन विच ईच लैन कैन बी रीच्ड फ्रॉम अदर लैन थ्रू वन पाथ। तो इसका मतलब है कि हम स्विच्ड लैन के अंदर हम जब टोपोलॉजीज़ को क्रिएट कर रहे होते हैं तो एक लैन से दूसरे लैन तक हमारा डेटा पहुंचता है एक पाथ के थ्रू, यानी कि कोई भी लूप क्रिएट नहीं होता। वी कांट चेंज द फिजिकल टोपोलॉजी ऑफ द सिस्टम बिकॉज फिजिकल कनेक्शन बिटवीन केबल्स एंड स्विचेस। हम कभी भी अपनी फिजिकल टोपोलॉजी को तो चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिकल कनेक्शन है हमारी केबल और स्विचेस के दरमियान। बट वी कैन क्रिएट अ लॉजिकल टोपोलॉजी, लेकिन हम एक लॉजिकल टोपोलॉजी तो क्रिएट कर सकते हैं डेट ओवरलाई द फिजिकल वन, जो हमारी फिजिकल के नीचे अकर हो रही हो। अब मैं आपको स्टूडेंट इसका एक विजुअलाइज भी करवाती हूँ इस कॉन्सेप्ट को, और दिखाती भी हूँ कि ये किस तरह से हमें हेल्प करता है। स्टूडेंट पीछे जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था लूप्स वाला, तो स्टूडेंट ये कुछ इस तरह से बन जाता है। ये देखें यहाँ पर हमारा एक लूप बन चुका है, हमारा जो डेटा है वो घूमता जा रहा है। अब स्टूडेंट हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पीछे से ही रिलेटेड है। क्या होता है हमारे स्पिनिंग ट्री एल्गोरिदम में, हमारा एल्गोरिदम फालतू राब्तों को ब्लॉक कर देता है और किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान एक सिंगल पाथ बनाता है ताकि हमारा डेटा उलझ ना सके। स्टूडेंट अगर हम रियल लाइफ की एग्जांपल देखें तो मिसाल के तौर पर आपने एक सिटी से दूसरे सिटीज़ में जाना है, तो आपको पता है ना एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने के लिए काफ़ी हमारे साइन बोर्ड्स होते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि आपके जो साइन बोर्ड्स हैं वही गलत लगे हुए हैं, उनके ऊपर जो नंबरिंग है या फिर क्या कहते हैं सर नेम है वही गलत लगा हुआ है। तो आप क्या करते हैं, वापस उसी पर घूमते रहते हैं। तो हमें फैसिलिटेट किया किसने, आकर फैसिलिटेट किया हमें गूगल मैप ने। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारा गूगल मैप हमारे तमाम शहर के रास्तों को एक बेहतरीन और वाहद रास्ते की फॉर्म में हमें दिखाता है, और जो हमारी बाकी बंद गलियां होती हैं या फिर जिनके आगे से रास्ता नहीं निकलता उनको वैसे ही ब्लॉक कर देता है ताकि हम फंस ना सके। तो आपने इस चीज़ को याद रख लेना है कि गूगल मैप हमारा क्या है, हमारा स्पिनिंग ट्री एल्गोरिदम है, और गूगल मैप के अंदर भी ये स्ट्रैटेजी यूज़ की जाती है। तो ये देखिए स्टूडेंट कुछ इस तरह से ये काम करता है। तो क्या करता है स्टूडेंट, हमारे जो डिफरेंट पाथ्स होते हैं, जो गैर ज़रूरी पाथ्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है और एक कनेक्शन को डेवलप कर देता है। इसी तरह हमारा जो डेटा होता है वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसमिट हो जाता है। स्टूडेंट ये जो स्टेप्स हैं इन्हें आप एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं आपकी। वैसे मैंने आपको जो एग्जांपल्स दी हैं वो इन्हीं स्टेप्स को यूज़ करते हुए मैंने बनाई थी। तो अब ये देखें यहाँ पर वही एग्जांपल जो मैं आपको बताकर आ चुकी हूँ कि हमारा जो गूगल मैप होता है वो इसी स्ट्रेटजी को यूज़ करता है। यहाँ पर आप इसकी एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि हमारे जो दो रास्ते थे उनको एक रूट के ज़रिए हम कनेक्ट कर देते हैं। अब हमारा टॉपिक 217 है। तो स्टूडेंट इसके अंदर हमारे रूटर्स और वर्चुअल लैंस का कॉन्सेप्ट है। अ रूटर हैज़ 3
लेयर्स, हमारा जो रूटर होता है उसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। स्टूडेंट हमने पढ़ा है ना कि हब के अंदर हमारा सिर्फ फिजिकल लेयर इन्वॉल्व हो रही होती है, जबकि हमारी लिंक लेयर जिसे हम लर्निंग स्विच पे कहते हैं उसके अंदर 2 लेयर्स इन्वॉल्व हो रही होती हैं, और हमारे रोटर के अंदर 3 लेयर्स इन्वॉल्व हो रही होती हैं। ये भी आपका लॉन्ग आ सकता है इन तीनों टॉपिक्स को मिलाकर। ये ऑपरेट करता है किस पर? फिजिकल लिंक लेयर, डेटा लिंक एंड नेटवर्क लिंक लेयर। तो 3 लेयर्स पर ये काम करता है एज अ फिजिकल लेयर डिवाइस। जो हमारी फिजिकल लेयर डिवाइस होती है वो रीजनरेट करती है हमारे सिग्नल को जो उसे रिसीव हुआ होता है। जो हमारी लिंक लेयर है वो क्या करती है? रूटर को चेक करती है द फिजिकल एड्रेस कंटेन इन द पैकेट्स। तो उस पैकेट्स को चेक करती है जिसके अंदर फिजिकल एड्रेस होता है एज नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर नहीं आई तो वो क्या करती है? रूटर चेक द नेटवर्क लेयर एड्रेस। तो स्टूडेंट जो नेटवर्क लेयर का जो एड्रेस होता है उसे हमारा रूटर चेक करता है नेटवर्क लेयर डिवाइस के थ्रू। और रूटर कैन कनेक्ट नेटवर्क, हमारा जो रूटर है वो नेटवर्क को कनेक्ट कर सकता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, अ रूटर इज द इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इट कनेक्ट इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स टू फॉर्म आ इंटर नेटवर्क। ये इंडिपेंडेंट ऐसे नेटवर्क्स को जोड़कर एक इंटर नेटवर्क बनाती है जो आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे होते। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 2 नेटवर्क्स कनेक्टेड बाय रूटर बिकम आ इंटर नेटवर्क आर इंटरनेट। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा नेटवर्क मिलते हैं तो वो हमारा इंटरनेट बन जाता है। देयर आर 3 मेजर डिफरेंस बिटवीन रोटर एंड रिपीटर एंड स्विच। ये देखें स्टूडेंट, मैंने कहा है ना कि आपका लॉन्ग आ सकता है, तो मस्ट है कि ये लॉन्ग आएगा। यहाँ पर आपके इंस्ट्रक्टर ने भी इसका डिफरेंस दे दिया है। आ रोटर हैज़ अ फिजिकल लॉजिकल एड्रेस फॉर ईच इंटरफेस। हमारे रोटर के पास 2 चीज़ें होती हैं, फिजिकल और लॉजिकल, यानी कि आईपी एड्रेस होता है। रोटर एक्ट ओनली दोज पैकेट्स इन विच लिंक लेयर डेस्टिनेशन मैच द एड्रेस टू इंटरफेस एट विच पैकेट्स अराइव। तो स्टूडेंट हमारा रोटर क्या करता है? सिर्फ हमारी लिंक लेयर के जो हमें पैकेट्स रिसीव हुए होते हैं उनके साथ वर्क करता है। आ रोटर चेंज द लिंक लेयर। रोटर हमारी लिंक लेयर को चेंज कर देता है। एड्रेस ऑफ द पैकेट्स बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन, दोनों के सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों के पैकेट्स के एड्रेस को चेंज कर देता है। देन वो फॉरवर्ड कर देता है हमारे पैकेट को। तो ये एक और बात क्लियर कर दूं स्टूडेंट, ये वही आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है जो आपके इंस्ट्रक्टर एलएमएस पर यूज़ कर रहे थे। वैसे तो मैंने आपको पीडीएफ में भी बुक दी हुई है, तो लेकिन उसमें बहुत छोटा छोटा होता है, एमएस वर्ड की फाइल होती है वो। इसी वजह से स्टूडेंट तो मैंने इसको अपनी वेबसाइट में डाला है ताकि आपको देखने में आसानी रहे और वीडियो के अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर नजर आए। रोटर वर्सेस स्विचेस, अब इनमें डिफरेंस क्या था कि रोटर हैज़ अ फिजिकल, अगेन वही चीज़ आगे स्टूडेंट के इसके फिजिकल होते हैं हमारे पास, और ये क्या करता है? हमारे पैकेट्स को दोनों तरफ भेज देता है। अब हम देखते हैं इसका स्टूडेंट, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, बेसिकली आपकी जो बुक में डायग्राम दी हुई है उसी की डिस्क्रिप्शन है, तो आप इसे भी देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इन चीज़ों में। बस आसान यही है कि आप समझें, रोटर हमारा एक इंटरनेशनल पोस्ट ऑफिस है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि किस मुल्क का खत है और इसको किस मुल्क के रास्ते को इस्तेमाल करते हुए वहाँ तक पहुँचाना है। तो स्टूडेंट ये जो बेस्ट वे चूजिंग होता है ना, ये हमारा स्विच ही कर रहा होता है। हाँ जी, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इस लेक्चर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी वर्चुअल लैन, जिसे हम वी लैन भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अ वी लैन इज़ अ लैन कन्फिगर्ड बाय सॉफ्टवेयर नोट बाय फिजिकल वायरिंग। ये हमारा कन्फिगर्ड होता है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, ना कि हमारी फिजिकल वायरिंग के थ्रू। अ स्टेशन इज कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ अ लैन इफ इट फिजिकली बिलोंग टू दैट लैन। एक स्टेशन को हम एक लैन कंसीडर कर लेते हैं या पार्ट कंसीडर कर लेते हैं अगर ये फिजिकली उस लैन को बिलोंग कर रहा होता। द क्राइटेरिया मेंबरशिप इन जियोग्राफिकल प्रोवाइड, ये जो हमारा इसका क्राइटेरिया होता है ना, ये जियोग्राफिकल होता है। स्टूडेंट हमने पढ़ा है ना कि हमारे जो लैन होते हैं वो हमारी लोकल किसी ऑफिस या कैंपस के होते हैं, लेकिन हमारा जो वर्चुअल लैन होता है ना, वी लैन, उसका जो क्राइटेरिया होता है वो जियोग्राफिक होता है। प्रोवाइड अ वर्चुअल कनेक्शन बिटवीन 2 स्टेशन बिलोंगिंग टू डिफरेंट फिजिकल, ये हमें कनेक्शन प्रोवाइड करता है दो स्टेशंस के दरमियान जो डिफरेंट फिजिकल लेयर पर मौजूद होते हैं। आ स्टेशन इज कनेक्टेड कंसिडर्ड पार्ट ऑफ अ लैन इफ इट फिजिकली बिलोंग टू लैन। जी हाँ, तो ये भी हम ऊपर करके आ चुके हैं। अगेन आपको यही दिया हुआ है। व्हाट हैपन इफ़ यू नीड अ वर्चुअल कनेक्शन बिटवीन 2 स्टेशन बिलोंगिंग टू डिफरेंट फिजिकल लैन। जब आपको एक वर्चुअल कनेक्शन बनाना हो 2 स्टेशन के दरमियान जो डिफरेंट फिजिकल लोकेशन पर है, तो हम क्या करते हैं? वी रफली डिफाइन अ वर्चुअल एरिया नेटवर्क। हम वर्चुअल एरिया नेटवर्क को डिफाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके दरमियान कोई भी फिजिकल लेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है।
A switched LAN is a engineering frame in which 9 station are grouped into 3 LANs that are connected by the switch। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कि स्विच्ड LAN हमारी इंजीनियरिंग की एक ऐसी फ्रेम है जिसके अंदर 9 स्टेशंस को हम ग्रुप्ड करते हैं 3-3 LAN की फॉर्म में, ताकि वो एक स्विच की फॉर्म में कनेक्ट हो सके। यहाँ पर ग्रुप्स भी हैं कि जो फर्स्ट 3 इंजीनियर्स होते हैं वो इकट्ठे काम करते हैं फर्स्ट ग्रुप के अंदर, एंड नेक्स्ट 2 इंजीनियर वर्क्स टुगेदर इन सेकंड, एंड लास्ट 4 इंजीनियर वर्क्स टुगेदर इन थर्ड ग्रुप। इसके बाद स्टूडेंट ये सारी ट्रांसलेशन यहाँ तक आपकी सिर्फ पढ़ने वाली है, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। जैसे हम ऊपर भी पढ़ के आ चुके हैं कि हमारा VLAN सॉफ्टवेयर के ज़रिए कंप्यूटर्स के ग्रुप बनाने का तरीका है। इसमें हम मैक एड्रेस या फिर जो IP एड्रेस होता है उसको बेस ग्रुप बनाते हैं। और इसका फ़ायदा क्या है कि अगर कोई मुलाजिम या फिर कोई नोड या फिर कोई नेटवर्क अपनी जगह बदले तो हमें तारों को बदलने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि सॉफ्टवेयर से ही इसको नए ग्रुप में शामिल किया जा सके। तो यही हमारा बेसिक प्रॉब्लम था और इसी को हमने कॉन्फ़िगर किया है अपने VLAN सॉफ्टवेयर के थ्रू। ऐसा होता है ना स्टूडेंट कि अगर हम रियल लाइफ में भी देखें, आपके 5 कंप्यूटर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ वायर के साथ कनेक्टेड हैं। तो अगर ये हो जाए कि हमारा नेटवर्क जो मिसाल के तौर पर मेरा कंप्यूटर मेरी दोस्त के साथ कनेक्ट था, अब मैं उसे अपने भाई के साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ, अगर तो वो वायर वाला सिस्टम होता तो हमारे लिए कितना टफ होना था कि वायर को वहाँ से निकालना, उसके कनेक्शन को वहाँ से निकाल कर दूसरे में लगाना। लेकिन स्टूडेंट हमने एक सॉफ्टवेयर भी बना लिया जिसके थ्रू हम आराम से कर सकते हैं। अब देखें ना, आपके घर में आप वाईफाई यूज़ कर रहे थे लेकिन आपके वाईफाई सिग्नल थोड़े से स्लो हुए, आपने अपने ब्रदर से हॉटस्पॉट ले ली, तो आपने क्या किया, आपने आराम से अपने घर के नेटवर्क को छोड़कर अपने ब्रदर की हॉटस्पॉट अटेन कर ली। तो कोई मसला हुआ? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर ही हमारा VLAN सॉफ्टवेयर का जो कॉन्सेप्ट है काम करता है। ये वाला भी तमाम आपको कॉन्सेप्ट ही समझाया गया है, आप इसे देख लीजिएगा। और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ना छोटे छोटे सिनेरियोस पूछे जाते हैं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता होगा तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। Two station in a backbone using VLAN software. VLAN technology even allow the grouping of station connected to different switches in VLAN. ये हमें डिफरेंट स्विचेस को कनेक्ट करने के लिए भी मदद करती है। फिर से स्टूडेंट आपकी ये डिस्क्रिप्शन ही है, यहाँ पर आप देख लें। ये भी मैं आपको पढ़ा के आ चुकी हूँ। ये देखें, बैनुल अक़वामी पोस्ट ऑफिस जो जानता है कि ख़त पाकिस्तान से अमेरिका कैसे भेजना है, ये हमारा रूटर होता है। और VLAN क्या है, एक व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप। मेंबर चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो एक ही ग्रुप में बात करते हैं, जैसे वो एक कमरे में बात कर रहे हो, जैसे कि आपका SDG इनसाइट्स का भी ग्रुप है। ये रहा आपकी इसकी डायग्राम, जिसकी कहानी आपको ऊपर बयान की गई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेंबरशिप ऑफ LAN, मेंबरशिप ऑफ अ VLAN. What characteristics can be used in a group station in VLAN? Vendor use different characteristics such as interface number. कौन कौन सी characteristics को यूज़ करता है? इंटरफेस नंबर को, पोर्ट नंबर को, मैक एड्रेस को, IP एड्रेस को, IP मल्टीकास्ट एड्रेस को, और कम्बिनेशन, और इन तमाम चीज़ों के कम्बिनेशन। यहाँ पर स्टूडेंट आपको दिखाया गया है कि हम कितनी तरह से VLAN स्टेशन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हम 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। सबसे पहले मैनुअल, देन हमारा सेमी ऑटोमेटिक, एंड देन फुली ऑटोमेटिक। तो ये भी आपने याद कर लेना है, इनके नाम भी याद कर लेने हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन स्विचेस इन मल्टी स्विच्ड बैकबोन। मल्टी स्विच्ड बैकबोन के अंदर क्या होता है, ईच स्विच मस्ट नो। ईच स्विच क्या जानता होता है, व्हेन स्विच बिलोंग्स टू अ VLAN, जब एक स्विच बिलोंग करता है VLAN से, एंड द मेंबरशिप ऑफ स्टेशन कनेक्टेड टू अदर, और हमारा जो एक मेंबर होता है दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट होता है, एज ए मस्ट नो। ए को पता होता है द मेंबरशिप स्टेटस ऑफ स्टेशन कनेक्टेड टू बी। तो स्टूडेंट ए को अपने B के स्विच के मेंबरशिप स्टेटस का पता होता है, एंड B स्विच मस्ट नो, और B को A का पता होता है। 3 मेथड कैन बी डिवाइस्ड ऑफ दिस पर्पज। तो स्टूडेंट हमारे इसी जो प्रोसेस को मज़ीद क्लियर करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। कौन से? टेबल मेंटेनेंस, फ्रेम टैगिंग, एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हमने पढ़ लिया था, टेबल मेंटेनेंस और फ्रेम टैगिंग को हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम ये भी देख ही लेते हैं। जैसे अब देखिए ना, टेबल मेंटेनेंस में क्या होता है कि हम ना डिफरेंट टेबल बना देते हैं, और जब डिफरेंट टेबल बने होते हैं ना, तो हम उसके कॉलम से देख लेते हैं कि इसके नीचे क्या होगा। जैसे आपके कॉलेज में आपके हर लेक्चर हॉल के बाहर एक बोर्ड लगा होता है, तो आपको पता चल जाता है उसे देखकर कि यहाँ पर मैथ की क्लास होगी, कितने बजे होगी, यहाँ पर फिजिक्स की क्लास होगी और कितने बजे होगी। तो ये हो गया हमारा
टेबल मेंटेनेंस। और फ्रेम टैगिंग क्या होता है, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, आप क्रिकेट और फुटबॉल की टीम है, तो आपको पता है ना कि हर प्लेयर की एक यूनिफॉर्म होती है और हर टीम का एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म होता है। तो जब आप देखते हैं कि ब्लू कलर वाले सारे फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और जो रेड वाले हैं वो क्रिकेट के हैं, तो आप इजीली देख सकते हैं कि हमारा किस तरह से ये डिवीजन हुई है। तो यही हमारी तीन चीज़ें हैं। और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग तो हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पर देखें, स्पोर्ट्स डे की तरह जहाँ हर बच्चे की कमीज़ का रंग टैग बताता है और ब्लू हाउस या रेड हाउस और रेड हाउस का है, यानी कि यही जो मैंने आपको बताया ना कि ब्लू हाउस समझ लें आपका फुटबॉल है और रेड हाउस आपका क्रिकेट है। तो चाहे वो ग्राउंड में कहीं भी खड़ा हो आपको पता चल जाता है। ये रहा इसकी एग्जाम्पल भी स्टूडेंट। देखें, स्विच ए को स्विच बी के टैग का पता है और स्विच बी को ए के टैग का पता है। और ये देखें यहाँ पर डिफरेंट कलर्स यूज़ होते हैं। आपके अगर अपनी कभी आपने स्विच चेंज किया हो तो आपने देखा होगा कि आपकी जो वायर्स होती है ना उनके भी डिफरेंट कलर्स होते हैं, ब्लू ग्रीन भी होता है, रेड ब्लैक भी होता है। तो इससे आपको पता चल जाता है कौन सी पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है। तो इतनी ज़्यादा एग्जाम्पल दे दी है मैंने। कंपैरिजन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक्सेस, हमारी तीन टेक्नोलॉजी है, टेल्को HFC एंड TTX. The second generation of a cable network is called hybrid fiber coaxial. हमारी जो सेकंड जनरेशन है, मैंने पीछे भी आपको कवर करवाया था कि HFC हमारी सेकंड जनरेशन है, जिसको हम हाइब्रिड फाइबर कोएक्सियल नेटवर्क भी कहते हैं। द नेटवर्क यूज अ कम्बिनेशन ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स और कोएक्सियल को यूज़ कर रहा होता है। द ट्रांसमिशन मीडियम फ्रॉम द केबल TV ऑफिस टू द बॉक्स कॉल द फाइबर नोड। तो हमारे ट्रांसमिशन मीडियम केबल से ऑफिस तक का जो होता है उसे हम फाइबर नोड कहते हैं। इस ऑप्टिकल फाइबर, ये एक ऑप्टिकल फाइबर होता है। फ्रॉम द फाइबर नोड थ्रू द नेबर्स इनटू हाउस इज स्टिल कोएक्सियल। तो स्टूडेंट हमारी जो नेबरहुड और जो हाउस तक की जो वायर होती है वो स्टिल कोएक्सियल ही होती है। हमने ये भी पढ़ लिया था। ये जो ऊपर हमने आई गेस पढ़ा था 204 टॉपिक, वहाँ पर हमने ये तमाम चीज़ें कवर की थी। तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी की एग्जाम्पल भी बताई गई है कि टेल्को, सोचो कि आपके गांव की कच्ची सड़क है जो बहुत ज़्यादा सुस्त है। HFC क्या है, आपके गांव की शहर की एक पक्की सड़क जो बहुत बेहतर है। और फाइबर क्या है, आपका मोटरवे जिस पर गाड़ियां इंतहाई तेज़ रफ्तारी से चल सकती हैं। तो ये रहा आपकी डायग्राम्स भी, देखें कितनी एफिशिएंटली आपको यहाँ पर ड्राइंग करके दिखाया गया है। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। फाइबर टू ऑप्टिकल कर्ब, तो स्टूडेंट आप सबसे पहले तो इसकी शॉर्ट फॉर्म याद कर लें। FTTC किसकी फुल फॉर्म है, फाइबर टू द कर्ब एक्सेस नेटवर्क इन विच फाइबर इज यूज्ड फॉर पार्ट बट नॉट द इंटायर लिंक फ्रॉम प्रोवाइड टू द यूजर एंड। FTTC में फाइबर आपके घर के करीब एक बॉक्स तक आती है और वहाँ से एक तांबे की यानी कि कोएक्सियल केबल के थ्रू आपके घर तक पहुंचती है। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा FTTC जो हम ऊपर भी पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन अब हमारी फाइबर टू होम के अंदर क्या होता है, इसके अंदर स्टूडेंट फाइबर से बराह रास्त आपके घर तक एक वायर आती है। यही वजह है कि हमारे FTTH जो नेटवर्क्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी होते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट यही चीज़ें हैं कि ये देखें, आपकी FTT की डेफिनेशन यहाँ पर है और आपकी जो फाइबर टू कर्ब की डेफिनेशन है वो यहाँ पर दी गई है। ऊपर जो कॉन्सेप्ट पड़ा है वही है, बस क्या करते हैं कि थोड़ा सा उसे सीधा कर देते हैं या फिर एक उसके लिए स्पेसिफिक नाम रख देते हैं। अब देखें यहाँ पर FTTC हमारा क्या था कि सरकारी पानी की लाइन गली के नलके तक आती है, वहाँ से आपको बाल्टी भर भर कर घर लाना पड़ता है। जैसे आपका कॉपर, ये क्या लिखा हुआ है, कॉपर वायर बाल्टी, जो कि एक सुस्त है होता है। स्टूडेंट आपने शायद देखा हो शायद नहीं। तो FTTH में क्या होता है कि पानी की मोटी पाइपलाइन सीधी आपके किचन के नल तक आती है और आप नल खोलते हैं और पानी डुबाकर निकाल लेते हैं। तो इसकी आसान सी एग्जांपल है, जब सर्दियों में आपका गीज़र ख़राब होता है तो आप अपना पानी गर्म करके अपने किचन से अपने वॉशरूम तक लेकर जाते हैं। तो स्टूडेंट ये आपके साथ हुआ होगा, जितने पाकिस्तान में गैस के मसाइल हैं तो वो हो गया आपका FTTC। और जब आपका गीज़र ठीक होता है और आप ऑटोमेटिकली अपना गर्म पानी निकाल लेते हैं तो वो होता है आपका FTTH। तो उम्मीद करती हूँ आपको एग्जाम्पल भी अच्छी लगी होगी और कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से करें। मैंने आपको 3 सोर्सेज दिए हैं। नंबर 1 पर दी है मैंने आपको बुक,
जो मैंने खुद डेवलप की। नंबर 2 पर मैंने आपको LMS के इंस्ट्रक्टर आपकी रीडिंग मटेरियल जो आपको प्रोवाइड करते हैं, मैंने उस तमाम रीडिंग मटेरियल को कंबाइन करके एक PDF बना दिया है। और नंबर 3 पर स्टूडेंट मैंने आपको एक बेस्ट पोर्टल दिया है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। आप अपने कॉन्सेप्ट को रीड कर सकते हैं। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। आप उस कॉन्सेप्ट को रीड करने के बाद क्या करेंगे, आप MCQ सॉल्व करेंगे। जैसे हमने 7 को किया तो आप 7 के MCQs का टेस्ट देंगे, ठीक है, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो। मैं तो ऐसे रैंडम लगा रही हूँ इस तरह से। और नंबर 3 पर आप क्या करेंगे स्टूडेंट, आप यहाँ पर आकर सब्जेक्टिव पर आएंगे और बिना आंसर शो किए हुए अपनी कॉपी पेंसिल पर प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर तो आपको आता हुआ तो आप कर लेंगे, वरना आप यहाँ से इसको याद कर लेंगे। पहला मेथड तो ये है। ये इसलिए है कि अगर आपके पास बहुत कम टाइम हो, जैसे 1 वीक, तो 1 वीक में इतनी ज़बरदस्त तरीके से इस पोर्टल से तैयारी हो सकती है। लेकिन स्टूडेंट अगर आप बहुत शाइनी स्टूडेंट हैं जो कि अपनी लेक्चर के साथ साथ कवर करते हैं, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि लेक्चर सुनने के फौरी बाद आप अपनी LMS वाला PDF जो मैंने बनाया है उसको रीड करें। उसके बाद स्टूडेंट आप मेरी बुक के कंप्लीट लेक्चर्स को रीड करें, देन यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करें। तो स्टूडेंट मैं अगेन आपको ये दावा करती हूँ कि आपका 4 CGPA ज़रूर आएगा अगर आप मेहनत करेंगे, आप इन सोर्सेज को मैक्सिमम यूज़ करेंगे। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा स्टूडेंट, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कहीं पर भी कोई समझ ना आए या फिर कुछ मिस्टेक हो तो मुझे भी ज़रूर गाइड कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी ऐसी ही अमेजिंग सीरीज़ में और ऐसे ही प्रो गिफ्ट्स के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।